लड़का वाले फोन किया था एक दिन और फोन किया था हमको लगता है। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैथ्स का एक सेशन कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो आज की क्लास आप लोग देख रहे होंगे। आज आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गया होगा। किसकी क्लास है? आज होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, या सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है। यह क्लास जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चन ना आए। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक बार आप लोग कमेंट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आप सब आ जाइए। एक बार सब लोग आ जाइए, जितने लोग हैं सब एक साथ जुड़ जाइए, फिर हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सर्वेश जी हर हर महादेव। संजू यादव गुड आफ्टरनून। ममता जी जय हिंद। सभी को जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त कोशिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं, किससे छोटी होती हैं? मोनोसाइट से छोटी होती हैं, और जिसमें बड़ा केंद्रक होता है। क्या? जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं आप बताइएगा। एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, और उसके साथ ही साथ क्या? प्लेटलेट। बताओ क्या होगा? आप सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? मोनोसाइट से छोटी होती है, मतलब मोनोसाइट, इसका मतलब क्या है? बड़ी होती है। प्रवीण जी जय हिंद। चलिए आ जाइए, सभी लोग आ जाइए एक बार, सब लोग ये आप सब लोग आ जाइए, जितने भी लोग हैं सभी आ जाइए। नीता देवी गुड इवनिंग। चलिए तो सर्वेश जी का आंसर आया बी, ममता जी का आया बी, प्रवीण जी का आया ए। अगर मैं बात करूं तो वह क्या होगा आपका? एरिथ्रोसाइट नामक कोई चीज होती ही नहीं है। लिम्फोसाइट की बात करें तो यही आपका होगा। क्या होगा? लिम्फोसाइट ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब हम बात करेंगे ब्लड की, कि रक्त का संगठन जो होता है, रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं, हम इसको एक बार देख लेते हैं। रक्त के संगठन की मैं बात करूं तो रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं? पहले दो चीजें होती हैं जिनको हम देखेंगे। एक तो होता है आपका क्या? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होता है? कणकीय भाग। क्या? कणकीय भाग मतलब जो ग्रेनुल्स होते हैं उनकी बात करेंगे, मतलब जो क्या होते हैं? कार्पोसेल होते हैं, उनकी बात करेंगे। कि एक तो कार्पोसेल वाला भाग होता है, दूसरा होता है प्लाज्मा का भाग होता है। अब अगर हम प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? हम अगर इसकी बात करें तो प्लाज्मा में आपका पाया जाता है 90 से 92% तक, 90 से 92% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसके अलावा 8 से 10% तक क्या पाया जाता है? अन्य भाग, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है तथा अन्य खनिज लवण होते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर होते हैं। उसके बाद हम अगर कणिकामयी की बात करें तो कणिकामयी में कौन कौन सी होती है? तो इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। 3 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं आरबीसी, दूसरे को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे को आपको क्या कहा जाता है? ये जो तीसरा होता है, इसे तीसरे को हम कहते हैं क्या? प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक। अब अगर आरबीसी की बात करें तो ये जो आरबीसी होता है यह लाल कलर का होता है, यह कणिकामयी भाग होता है। इसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को, जिसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। और व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या करते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ल्यूकोसाइट के बाद प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं?
थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इनके तीनों नामों को आप याद रखेंगे। कैसे याद रखोगे? देखो, जब किसी को चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो आप क्या कहते हो? अरे अरे, मतलब एरिथ्रोसाइट। तो ऐसे एरिथ्रोसाइट। फिर जब कोई सफेद कपड़ा बन ठन के निकलता है, जैसे तुम घर से निकले एकदम बन ठन के, तो तुरंत में क्या होता है? अरे आज तो भाई देखो क्या है। या कोई आदमी है जो सफेद कपड़ा पहन के निकलता है, तो क्या कहते हैं? अरे भाई आज तो गजब बना ठना है, देखो इससे। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स, जो प्लेट होता है, उसे तुम क्या करते हो? उसे थाम के पकड़ के क्या लेते हो? खाना लेते हो, तो याद रखना थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो अगर बार बार भूल जाते हो तो। अब WBC की मैं बात करूं क्या? WBC की बात करूं कि यह जो WBC होता है, इसके कितने भाग होते हैं? ये जो आपका WBC होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइड, जिसे हम कहते हैं कणकीय भाग। क्या? कणकीय भाग। और दूसरा क्या होता है? अकणकीय भाग। क्या? अकणकीय भाग होता है। ठीक। अब ये जो कणकीय भाग होता है, इसमें क्या क्या होती हैं? इसके होते हैं 3 भाग। कौन कौन सा? एक होता है इसिनोफिल, एसेनोफिल। दूसरे की बात करें तो वह होता है बेसोफिल, बेसोफिल। और तीसरे की बात करें तो यह होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होता है। ठीक। अब अकणिकामय की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, साइट मतलब कोशिका होती है। यह लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो यही बात किया गया है आपसे कि क्या होगा? तो क्या होगा? लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी अगर बात करें कि सबसे बड़ी जो होती है वह क्या होती है, तो याद रखना इसेनोफिल क्या होती है आपकी। इस सब के विषय में आगे बात करेंगे। तो यही इसी की बात कर रहा है। किसकी? आपके लिम्फोसाइट की बात कर रहा है। और लिम्फोसाइट में भी ये जो बी होता है, यह बी और टी 2 चीजें होती हैं। यह क्या होती हैं? या फेगोसाइट सेल होती हैं। मतलब जो भी आपका क्या होता है, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो भी अंदर जाता है, उनके भक्षण करने का काम करता है, उनको खाने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। कौन? आपकी ये लिम्फोसाइट। और ये टी क्या करती है? जो कुछ भी आता है वह तुरंत ही बी के पास संदेश भेजती है कि कुछ नई चीज आपके अंदर आई है, उसको हमें क्या करना है? हमको खाना है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलो, समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस एक समूह को सर्वदाता माना जाता है? वर्ग ओ, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा? सर्वेश जी का आंसर आया ए, ममता जी का ए, प्रवीण जी का ए, हीरालाल राठौर का ए, संजू यादव का ए। बताइए क्या होगा? नीता देवी का ए। अब देखो, अगर हम बात करें आपसे कि किस एक समूह को सर्वदाता माना जाता है, एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही। क्या होता है? सर्वग्राही। एक क्या होता है? देखो, तुम्हारे पास 2 दोस्त होते हैं। वह दोस्त कैसे होते हैं? एक दोस्त ऐसा होता है जो जिंदगी भर हमेशा क्या काम करता है? सिर्फ लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता। चाहे दोस्त मान लो या चाहे यह मान लो कि आपका जो क्या होता है, पड़ोसी जो होता है, वह 2 प्रकार के पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी ऐसा होता है कि वह हमेशा उसको रोज कुछ न कुछ घटा रहेगा, आपके यहां से आके ले जाएगा। और एक पड़ोसी ऐसा होता है जो क्या करता है? जो सिर्फ और सिर्फ देने का काम करता है, बेचारा कभी मांग ही नहीं पाता। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सर्वदाता की बात करेंगे तो सर्वदाता कौन है? तो जो ओ समूह होता है वह हमेशा सर्वदाता का रूप काम करता है। और जो ए बी है यह हमेशा क्या करता है? सर्वग्राही का काम करता है। क्यों? क्योंकि ओ पे क्या नहीं होता
होता, एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है एंटीजन तो होता है लेकिन क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती, जिसकी वजह से यह सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है और यह क्या नहीं कर पाता? यह किसी को भी ले नहीं पाता सिर्फ देने के अलावा। तो यह अमीर व्यक्ति है, याद रखना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? चलिए, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है RH तत्व है, RH तत्व है, एंटीडोट का प्रकार, एंटीजन का प्रकार, एंटीबॉडी का प्रकार, रूमेटोइड अर्थराइटिस की उपस्थिति। बताइए क्या होगा? जयप्रकाश गुप्ता जी ए। चलिए, नमस्ते जयप्रकाश जी। गौतम सिंह जी, आपने जो पूछा था प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड, मैंने बताया था 30 डिग्री, वो उसका आंसर 30 डिग्री ही होगा। ठीक है ना? उसका आंसर भैया 30 ही डिग्री होगा। मैंने उसको रीचेक भी किया, तो मैं बोला था ना कि 30 डिग्री ही होता है। वो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? जाके बुक में आप सर्च करिएगा, क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया। आपने कहा था अब मैं 30 डिग्री, लेकिन आपने कहा कि नहीं 90 डिग्री होता है, तो इतना फुल कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, रीचेक जरूर करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ निकला नहीं, वहां पे 30 डिग्री ही होगा। ठीक है ना? तो चलिए, RH तत्व की अगर मैं बात करूं, RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर की बात करें तो यह क्या काम करता है? यह RH फैक्टर जो है आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का काम करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आपका ब्लड ग्रुप किस प्रकार का होगा, किस चीज का, इसमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जो आपका क्या हुआ था, कार्ल लैंडस्टीनर का, कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने ARH क्या था? रेसस नामक बंदर, क्या? रेसस नामक बंदर के रक्त में, किसके रक्त में RH फैक्टर की खोज की थी। और यही RH फैक्टर क्या किया था? यही RH फैक्टर जो है क्या करता है? यह बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर इसके ऊपर निगेटिव है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव वाले से बड़ा होगा। अगर कोई महिला के अंदर पॉजिटिव है और पुरुष के अंदर क्या है? निगेटिव है ब्लड ग्रुप, तो जो होने वाला बच्चा होगा वह हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला हमेशा मजबूत होता है, किससे? अपेक्षाकृत निगेटिव वाले की। तो याद रखिएगा एंटीजन। अब अगर मैं बात करूं तो यह क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। अब मैं आपको बताऊं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। तो अगर मैं एंटीजन की बात करूं तो यह क्या होता है? यह मान लो कि जैसे कोई भी पिंड है या कोई भी चीज है, तो जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, ये ब्लड की सेल हो गए, तो इस ब्लड के सेल के बाहर की तरफ इस जगह पे क्या होता है? यह एंटीजन चिपका हुआ रहता है और यह किसके निर्माण में? यह आपके ब्लड ग्रुप के निर्माण में क्या करता है? सहायक होता है। या हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से कि मैं ये कह सकता हूं, जैसे कोई भी पदार्थ आता है तो उस पदार्थ की पहचान करने का काम कौन? पहचान करने का काम कौन करता है? यह एंटीजन करता है। तथा एंटीबॉडी जो होता है वह एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी जो कुछ भी आएगा, जो इसे पहचान के बताएगा कि भैया ये चीज हमारे यहाँ का नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या कर देगा? उसके खिलाफ तुरंत ही अपनी क्रिया चालू कर देगा और उसे क्या? उसे नष्ट करने के लिए अपना क्या बनाने लगेगा? अपना कार्य करना शुरू कर देगा। कि घर में दुश्मन घुस आया है, इसीलिए जिस पे एंटीजन नहीं होता वह किसी को पहचानता ही नहीं है, और जब किसी को पहचानता नहीं तो वह जिसके भी पास जाता है कोई उसे पहचान ही नहीं पाता है, और जब कोई पहचान नहीं पाता तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी ही नहीं बन पाती है, और इसीलिए उसे सब कोई ले लेते हैं, सब कोई मान
मान लेते हैं कि भूला बिसरा गीत है, इसे आने दो, ये क्या कुंभ के मेले में खो गया था। तो याद रखिएगा यह क्या होता है, एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या हो गया, समझ में आ गया कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लाल रक्त कण मानव शरीर में कहां बनते हैं, यकृत में, अस्थिमज्जा में, गुर्दे में, पैनक्रियाज में। बताओ कहां बनते हैं, बताइए। आप सभी आंसर दीजिए, क्या होगा, क्या होगा। क्या होगा, लाल रक्त कण का मानव शरीर में निर्माण कहां होता है। सर्वेश जी बी, अंजू बी, ममता वर्मा बी, हीरालाल बी, जयप्रकाश बी, मुकेश यादव बी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर सब लोग देते रहिए। तो अगर मैं बात करूं तो जो आपका लाल रक्त है मतलब आरबीसी है, इस आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो यह कहां होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहने का मतलब यह किस जगह पे, जो आपकी बोन मेरो होती है। मैंने बताया था हड्डियों में 2 प्रकार की अस्थि मज्जाएं पाई जाती हैं, एक होता है क्या, एक होता है पीत अस्थि मज्जा और एक क्या होता है, एक होता है आपका लाल अस्थि मज्जा। पीत को येलो बोन मेरो बोलते हैं, लाल को रेड बोन मेरो बोलते हैं। और जो लाल बोन मेरो होता है उससे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। कैसा, जो लाल अस्थि मज्जा होता है, और जो पीत होता है उससे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का और निर्माण कहां होता है, जो आपकी लिम्फ होती हैं, उन लिम्फों से भी क्या होता है, उन लिम्फ नोड जो होती हैं वहां पे भी क्या होता है, आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके साथ ही साथ ये जो यकृत होता है, जब बचपन में, क्या भ्रूण अवस्था में, क्या बचपन नहीं भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहां होता है। अगर यह पूछ ले तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण आपके लीवर में ही होता है, पैनक्रियाज में ही होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी कितने दिन में मर जाती है, 120 दिन में खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा निर्माण तो यहां होता है, लेकिन मरती कहां है, तो याद रखिएगा प्लीहा में आरबीसी मर जाती है। तो प्लीहा जो होता है वह, उसे और क्या कहा जाता है, उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि आरबीसी का ब्लड बैंक या लाल रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, रक्त का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। ये सारी चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित है। क्या, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित है स्वतंत्र से, रक्त परिसंचरण से, पाचन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से। बताओ किससे होगा, किससे होगा। राहुल सर क्या किया जाए, अगले दिन पब्लिक जाए कि ना जाए। संजू यादव का बी, सर्वेश यादव का बी, ममता वर्मा का बी, सरिता जी का बी, मुकेश यादव बी। चलिए जल्दी जल्दी, आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसी तरीके से थोड़ा लेवल उठाते हुए कल तक आएंगे। कल का जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा दमदार रहेगा, थोड़ा दमदारी तरीके से आप लोग करिएगा, ठीक है ना। वहां पे आपको पता चलेगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होती है। कल वैसे क्वेश्चंस रहेंगे, हाँ तब आपको समझ में आएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। चलो 5 का बी, नीता जी बी, सबका क्या आ रहा है आंसर, बी बिल्कुल। इरिथ्रो याद रखना, क्या इरिथ्रो की शब्द बात क्या है, इरिथ्रो शब्द जहां भी दिखे वो जान लीजिएगा। अगर इरिथ्रोसाइट आ गया तो इरिथ्रो मतलब याद रखिएगा रक्त की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है, और साइड मतलब कोशिका की बात कर रहा है। तो इरिथ्रो मतलब
क्या होगा, मैंने बताया कि आरबीसी, क्या आरबीसी की जो सेल होती है वह इरेथ्रोसाइट होती है। मैंने कहा ना कि आरबीसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट, और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरेथ्रो शब्द जहां दिखे ये याद रखना किससे संबंधित है, आरबीसी से संबंधित है, यह हमेशा याद रखिएगा। और आरबीसी किससे संबंधित है, आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि परिसंचरण तंत्र में आपको पढ़ना क्या क्या है, परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको क्या पढ़ना है, यहां आपको पढ़ना है रुधिर। क्या, रुधिर मतलब ब्लड। ब्लड के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे हृदय। हृदय के बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या पढ़ना है, तो परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके आपको क्या करना है, बात करूं यहाँ तो आपको पढ़ना है रुधिर। क्या, रुधिर मतलब पढ़नी होगी। ब्लड के बाद केशिका मतलब यहाँ पे हृदय के बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या पढ़ना है, उसके बाद में इसी में क्या है, हृदय में आ जाएगा तो इसके आपको क्या करना है, इसी में हो जाएगा धमनी। ये सारी चीजें आपको क्या होगी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हृदय में जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो मुख्य 3 अंगों को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 3 चीजों को पढ़ना पड़ेगा तथा इसके अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वह सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो छठा नंबर क्या कह रहा है, हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं, सभी चैम्बर सिकुड़ता है, एट्रिया सिकुड़ता है, वेंट्रिकल सिकुड़ता है। बताओ क्या होगा, डायस्टोल किसकी बात कर रहा है, डायस्टोल की बात कर रहा है। और एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। 2 चीजें होती हैं, 2 चीजों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा। अगर मैं हृदय की बात करूं तो हृदय आपका कैसा होता है, हृदय आपका बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। अगर इसमें आपको पूछ ले कितनी परतें होती हैं, कितने परत की मेम्ब्रेन होती हैं, तो 3 परत होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके हृदय से संबंधित है। तो उसी में पूछ रहा है कि डायस्टोल क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं सिस्टोल और डायस्टोल की 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टोल और दूसरा क्या होता है, डायस्टोल। तो अगर सिस्टोल की बात करें तो सी से सिस्टोल, सी है ना, सी से सिस्टोल और सी से क्या होगा, सिकुड़ना। क्या, सिकुड़ना। तो याद रखना जब कभी भी आपका हार्ट या हृदय सिकुड़ता है, पंप करता है, संकुचित होता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल बोलते हैं। और जब आपका हृदय क्या होता है, फैलता है, क्या होता है, फैलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। तो सिस्टोल किसे कहेंगे, याद रखिएगा जब क्या होगा, जब क्या होगा, जब आपका क्या निलय या आलिंद दोनों, क्या आप जब भी आपका क्या होगा, जब भी वह सिकुड़ेगा, क्या होगा, सिकुड़ेगा। जब सारे चेंबर सिकुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल, और जब वही फैलते हैं मतलब अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। याद रखिएगा जो ये सिस्टोल होता है इसमें दाब ज्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या होता है, 120 औसतन इसका दाब कितना होता है, 120 होता है। याद रखिएगा कितना, 110 से 120। आप देखेंगे कहीं कहीं 130 भी इसको देख लेंगे आप। डायस्टोल की अगर लेकिन औसत की बात की जाएगा तो 120 ही होगा। डायस्टोल की बात करें तो यह 70 से लेके 90 तक होता है, और औसत की बात करें तो यह 80 होता है। तो आप याद रखिए 80 और 120 आपने पढ़ा होगा। तो 80 और 120 जो रक्तदाब होता है,
रक्तदाब क्या होता है? जो धमनियों पर लगने वाला प्रेशर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या होगा, जब आपका क्या होगा, सभी चेंबर क्या होते हैं डायस्टोल में? फैलते हैं। तो जब डायस्टोल की बात आ जाएगी तो जब क्या होगा, बायां भाग या ये कह लो कि जब क्या होगा, जब फैलेगा, जब चेंबर क्या होंगे? फैलेंगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। और जब क्या होगा, जब वही फैलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सॉरी, जब फैलते हैं तो उन्हें डायस्टोल और जब सिकुड़ते हैं तो उन्हें सिस्टोल बोलते हैं। तो याद रखिएगा डायस्टोल और सिस्टोल। अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक चीज और, तो जैसे आपका हृदय चक्र होता है, क्या? हृदय चक्र। तो हृदय चक्र की अगर मैं बात करूं तो हृदय चक्र क्या होता है? एक बार आलिंद को सिकुड़ने के बाद दाहिने आलिंद और बाएं आलिंद को एक बार सिकुड़ने के बाद दोबारा पुनः आलिंद को सिकुड़ने में जितना समय लगता है वह पूरा समय या वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी हृदय चक्र कहलाती हैं, कार्डियक साइकिल कहलाती हैं। इसका टोटल टाइम जो है 8 सेकेंड का होता है। और 8 सेकेंड में जो आपका सिस्टोल होता है, क्या होता है? आपका जो सिस्टोल होता है वह सिस्टोल का टाइमिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है सिस्टोल का टाइमिंग 4 सेकेंड का होता है। कितना? पॉइंट, यहां 0.8 सेकेंड, तो यहां होगा 0.4 सेकेंड होगा। 0.4 सेकेंड में भी अगर आपसे यह पूछ ले कि आलिंद का कितना टाइम होता है तो याद रखना 0.1 सेकेंड सिस्टोल का टाइमिंग होता है। किसका? आपका जो क्या होता है, आपका जो एट्रियम होता है। अगर सिस्टोल का टाइम 1 हो गया तो आपका क्या होगा, आपका जो इसका सिस्टोल का, तो जो आलिंद है इस आलिंद का डायस्टोल का टाइम कितना हो गया? 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड तक यह क्या होती है? डायस्टोल होती है। क्या होती है? डायस्टोल होती है। ठीक, अब अगर ये 0.1 सेकेंड हो गया तो पॉइंट ये 4 सेकेंड है, 1 सेकेंड तो बचा 0.3 सेकेंड, तो 0.3 सेकेंड तक कौन डायस्टोल होता है? आपका जो क्या होगा, जो निलय होगा, वह जो निलय होगा, निलय के सिस्टोल होने में 0.3 सेकेंड लग रहा है तो टोटल 8 सेकेंड का होता है। बचा कितना? 0.5 सेकेंड तक क्या होगा, आपका जो निलय होगा वह क्या होगा? वह डायस्टोल होगा। तो अगर मैं बात करूं अगर 4 सेकेंड तक ये है तो 4 सेकेंड तक अगर सिस्टोल का टाइमिंग है तो 0.4 सेकेंड तक क्या होगा? हृदय आपका आराम करता है। अगर हृदय आराम का टाइमिंग पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 0.4 सेकेंड। कितना? 0.4 सेकेंड बताओगे। समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ जितनी चीजें बताया हूं ये चीज समझ में आया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। सिस्टोल का टाइमिंग, डिस्टोल का टाइमिंग आपका पूछ लेगा कितना, मतलब टोटल कितना होता है, इनमें से अगर इतना पॉइंट इसका है तो इतना किसका होगा। तो ये सारी चीज बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऐसा बंदा जिससे ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता दो तुरंत। बताओ उमेश जी, गुड आफ्टरनून। चलिए सरिता, सॉरी फॉर, किस लिए सॉरी सरिता जी? समझ में नहीं आया। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है बताइए? WBC की संख्या कितनी पाई जाती है आप सब बताइए। WBC की बात कर रहा है कि WBC की संख्या कितनी पाई जाती है, बताइए आप सब। WBC को अगर आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं तो WBC को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, ठीक, कार्पोसेल्स। ठीक, इसके बाद में इसे और किस नाम से बात जानते हैं? ल्यूको
ल्यूकोसाइट नाम से। किस नाम से जानते हैं? इसे हम ल्यूकोसाइट नाम से जानते हैं। ठीक, इसके कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें कि इसकी जो होती है, यह जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। सबसे बड़ी अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन होती है, तो याद रखें, टाइम बनता, अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर, टाइम बनता मतलब किस चीज का टाइम? किस चीज का टाइम नीता जी? नीता जी किस चीज का टाइम बताइए, किस चीज का टाइम? तो वो मैं बता दूं आप लोगों को। चलिए, तीनों प्रकार की अगर बात की जाए तो तीनों प्रकार के जो सेल होती है उनमें सबसे बड़ी जो सेल होती है वह याद रखिएगा आपकी WBC ही होती है। अगर इसके व्यास की बात करें कि इसका व्यास कितना होता है, तो इसके व्यास की बात करें तो 19 माइक्रोस्ट्रॉन्ग से लेके 20 माइक्रो एंगस्ट्रॉन तक होती है। कितना? 19 माइक्रोस्ट्रॉन्ग से लेके 20 माइक्रो एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक, याद रखिएगा यह जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अगर आकार की बात करेगा, साइज की बात करेगा तो सबसे बड़ी साइज, अगर मात्रा की बात करेगा तो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है आपकी। इससे ज्यादा क्या आरबीसी, सबसे ज्यादा आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती है मात्रा में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यह कितना होता है तो याद रखिएगा 5000 से 10,000 तक, कहीं कहीं आप इसे 6000 से 10,000 भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा। अरे क्या हो गया बताइए? मतलब एक्सप्लेन ना करें, जल्दी जल्दी बताते चलें। चलिए ठीक है, अब जल्दी ही बताएंगे। क्या बात क्या है नीता जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, टाइम बनता मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। बता दीजिए तो मैं वो चीज मैं उसमें फिर उसको बदल दूं ना। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वो चीज कर दूं। अरे आपका ठीक है, आपका ठीक है सरिता जी, लेकिन नीता जी का क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुई? तो याद रखिएगा ये 6000 से 10,000 भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा 5000 से 10,000 तक इसका क्या होता है? आंसर होता है कि 5000 से 10,000 तक। अगर 6000 से 10,000 है तो अगर आप इसे भी क्योंकि ये ज्यादातर 5000 से 10,000 तक ही ऑप्शन में होता है, तो याद रखिएगा इसकी जो मात्रा होती है वह 5000 से 10,000 तक होती है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगर इसके अलावा बात करें हम कि इसकी संख्या जो है बढ़ती है तो कितना होती है? बढ़ने पे इसकी संख्या जो है बढ़कर 25,000 तक हो जाती है। इसकी संख्या 25,000 तक कब होती है? यह बढ़ती कब है? जब आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विषाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यह WBC क्या करता है? यह रोग प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक होता है, अर्थात रोगों से लड़ने का काम करता है यह। ठीक है ना? तो याद रखिएगा अगर इनका जीवन काल पूछे तो जीवन काल कितना होता है? अगर जीवन काल पूछे तो 3 से लेके 5 दिन तक इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। कहीं कहीं आप इसे देखेंगे तो 7 से 10 दिन भी दिया रहता है कि 7 से 10 दिन होता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को आप क्या कर लीजिए, इन सब चीजों को आप याद रखिए। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मात्रा जब इनकी बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और जब इसकी मात्रा घट जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा जब इनकी मात्रा घट जाती है तो एक होता है आपका क्या? ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकोपीनिया कब होगा? जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा जब बढ़ेगी तो क्या होगा? ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। इसके अलावा ही अगर मैं और बात करूं तो इतना बहुत है, आप ज्यादा मत चले। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः सेंटीमीटर में है। मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः सेंटीमीटर में है। आप बताइए क्या होगा?
डिस्टॉल एंड सिस्टॉल का टाइमिंग बताएं। डिस्टॉल और सिस्टॉल का टाइमिंग ही तो बताया था मैंने, ये बताया था ना नीता जी। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। टोटल सिस्टॉल की टाइमिंग कितना होता है? कुल सिस्टॉल की टाइमिंग कितनी होती है? 0.4 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 0.4 सेकेंड होती है। अब इस 0.4 सेकेंड जब ये आपका सिस्टॉल का टाइमिंग हो गया, तो इसमें से 0.1 सेकेंड जो होता है यह किसका होता है? आलिंद का होता है, आट्रियम का होता है। आट्रियम का सिस्टोल टाइमिंग 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड किसका होता है? आपके निलय का, वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल का टाइमिंग होता है वह 0.3 सेकेंड होता है। याद रखिएगा। अब अगर 0.1 सेकेंड हो गया तो जायज सी बात है कि यह जो बचा, अब 8 में से 1 ये हो गया, तो 0.7 सेकेंड क्या हो जाएगा? 0.7 सेकेंड आपका यह जो है क्या करता है? यह आराम करता है, मतलब इसमें ब्लड भरता है। तो 0.7 सेकेंड तक यह आराम करता है। और अगर क्या कहे, निलय जो होते हैं वह अगर 0.3 सेकेंड तक सिकुड़ रहे हैं तो 5 सेकेंड तक क्या करेंगे? 5 सेकेंड तक ये डायस्टोल रहेंगे। क्या रहेंगे? डायस्टोल की पोजीशन पे रहेंगे। यही मैंने बताया, ठीक है ना? यही मैंने बताया आप लोगों को। ठीक, चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, अगर मैं इसकी बात करूं तो लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। यह जो है कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह जो है, या इसका अगर आपसे पूछ ले बेस किधर होता है, तो याद रखना इसका बेस जो है ऊपर होता है। कहां होता है? इसका बेस ऊपर की ओर होता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हृदय का जो वजन होता है, यह वजन कितना होता है, तो एक वयस्क पुरुष में इसका वजन यह अक्सर पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा 250 से लेके कितना? 250 से लेके 300 ग्राम तक क्या होता है? आपका हृदय होता है। अगर एक एथलीट की अब पूछ ले कि एथलीट का हृदय कितने ग्राम का होता है, तो याद रखना 500 से लेके 550 ग्राम तक का क्या होता है? एथलीट जो होता है उसके हृदय का साइज या वजन होता है। ठीक है ना? याद करना कि यह होता कहां है। तो अगर मैं बात करूं तो यह स्टर्नम में, कहां? स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे तथा किस साइड में? फेफड़े के बाईं ओर। किधर? फेफड़े के बाईं ओर कितना होता है? 2/3 भाग। कितना? 2/3 भाग फेफड़े के बाईं ओर तथा 1/3 भाग, क्या? 1/3 भाग कहां होता है? दाएं ओर होता है। मतलब यह ऑब्लिक पोजीशन में होता है। जैसे एक ऑब्लिक नहीं होता, ऐसे हल्का तिरछा होता है। इसीलिए बाएं साइड का आपका फेफड़ा जो होता है वह थोड़ा दाहिने साइड से क्या होता है? छोटा होता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो होता है इसके अंदर कितने आलिंद होते हैं, तो याद रखिए इसमें 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसमें वाल्व कितने होते हैं? तो इसमें 4 वाल्व होते हैं। कितने? 4 वाल्व होते हैं। इसमें हृदय की जो दीवार होती है वह कितने परत का होता है? तो 3 परत की होती है। कितने? 3 परत की होती है। कौन कौन सा होता है? सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपिकार्डियम, बीच वाले परत को बोलते हैं मायोकार्डियम और अंदर वाली परत को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये 3 प्रकार होती हैं। और जो आपकी बीच वाली परत होती है वह सबसे मजबूत होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। आपकी जो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में खाली स्थान होता है उसमें एक द्रव भरा होता है। उस द्रव को कहते हैं सेरस द्रव।
द्रव, क्या कहते हैं, सेरस नामक द्रव भरा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, कितने चेंबर, 4 चेंबर होते हैं, कितने, 4 चेंबर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आते रहेंगे, आगे बताते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित होता है, संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित होता है, क्या, सिराएं, धमनी, केशवाहिनियां, कोसा, क्या होगा, संपूर्ण शरीर से दूषित रक्त एकत्रित करती हैं, कौन एकत्रित करती हैं, यहाँ पे दूषित का मतलब अशुद्ध रक्त, अशुद्ध और शुद्ध रक्त, इसमें 2 चीजें होती हैं, अशुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त क्या होता है, यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध 2 वर्ड आप बहुत पढ़ते होंगे। अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन जिसमें क्या हो, अब्सेंट हो, अब्सेंट कहने का मतलब जिसमें इसकी मात्रा क्या हो, कम मात्रा हो, ठीक, याद रखिए, एकदम से एब्सेंट नहीं होता। शुद्ध की बात करें तो जिसमें क्या हो, O2 की मात्रा क्या हो, अधिक होती है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें होती हैं, एक होती है सिरा, एक होती है धमनी। तो जो धमनी होती है, याद रखिए ना, क्या, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, क्या, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। इसके साथ ही साथ यह जो धमनी होती है, यह क्या करती है, यह आपका जो रक्त है, रक्त को कहां ले जाती है, हृदय की ओर ले जाती है, सॉरी, कहां ले जाती है, अंगों की ओर ले जाती है, किधर ले जाती है, कहां ले जाती है, यह ले जाती है रक्त को हृदय से अंगों की ओर, कहां, अंगों की ओर ले जाती है, ठीक। अब देखो, जब धमनियां रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं तो जायज सी बात है कि जो आपकी क्या होगी, अब अंग की ओर ले जा रहा है, तो अंग क्या है आपका, अंग आपका एक फेफड़ा भी एक अंग है, तो इसीलिए सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो फुसफुस धमनी है, क्या, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, इसमें क्या बहता है, इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, यही कारण है। सिरा की बात करें तो जो सिरा होती है, सिरा में क्या होता है, जो सिरा होती है, इस सिरा के अंदर क्या बहता है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। इसके साथ ही साथ यह क्या काम करता है, यह जो सिरा होती है, यह जो है अंगों से क्या करता है, अंगों से रक्त को कहां ले आता है, हृदय में, क्या, हृदय में। तो अंगों से हृदय की ओर कौन रक्त लाता है, सिराएं। तो यही कारण है कि जो अंग है वह फेफड़ा आपका अंग है, और फेफड़ा तो हृदय से जब लाना है तो किसका यूज करेगा, सिरा का यूज करेगा। और पल्मोनरी सिरा, क्या, पल्मोनरी सिरा में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है। यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता, यही अपवाद होता है, यही रीजन होता है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। तो दूषित रक्त कहाँ एकत्रित होता है, तो दूषित रक्त सिराओं में एकत्रित होता है। क्या, सिराओं में एकत्रित होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर क्या होता है। क्या पूछ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर क्या होता है, बताइए क्या होता है। देखिए तैयारी करते रहिए, तैयारी में थोड़ा सा भी ढिलाई मत करिए। ये मत सोचिए कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और आपका एमपी हो गया तो आप जो है क्या, अब आप जो है बैठ जाएं आराम करें, अभी यूपी टीजीटी का कोई डेट नहीं आया है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप तैयारी जारी रखेंगे। जिस रेशियो में आप चल रहे हैं, जिस स्पीड से, वह स्पीड नहीं टूटनी चाहिए। कंटिन्यूटी बनाए रहो और हिम्मत के साथ तैयारी करते रहो, ठीक है ना।
अगर आप पूछते हो पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर देने को मौका तो दिया ना, हरियाणा भी दिया, राजस्थान भी दिया और आपका एमपी भी दिया, तो वहां आप लोगों का क्यों नहीं हुआ? तो अब पेपर कब होगा ये मत सोचो, अब ये सोचो मेरी तैयारी हुई है कि नहीं। तैयारी कभी पूरी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। तैयारी उसी दिन पे पूरी होती है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप रोज नया कुछ सीखते हैं, रोज कुछ नई चीजें आपको मिलती हैं, तो आप तैयारी जारी रखिए, आप कभी भी तैयारी छोड़िए मत, हम यही कहेंगे। तो इस वजह से अपनी तैयारी पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। तो अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, तो यह कोलेस्ट्रॉल जो है यह 200 से 240 mg/dl होता है, मतलब मिलीग्राम, और डीएल का मतलब डाइल्यूट होता है। तो अगर इसकी बात करें, जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है HDL, क्या होता है HDL होता है, और एक क्या होता है LDL। HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो उत्पादन होता है यह लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर से इसका उत्पादन होता है। और अगर HDL की बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, तो यह क्या होता है? यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यह कैसा होता है? यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और यह क्या काम करता है? यह धीरे धीरे नली में ऐसे जो आपकी केशिकाएं हैं उनके अंदर जमा होते 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 एक दिन क्या कर देती है? चोक कर देती है। और जब चोक कर देती है तो क्या नहीं जा पाता? ब्लड आपका नहीं जा पाता अंगों तक, सेल तक, और आप क्या हो जाती है? इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हानिकारक, यह लो डेंसिटी वाला होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे जमता है। और यह हाई डेंसिटी है, तो मान लो ये कोलेस्ट्रॉल है, तो ये यहाँ पे एक मोटा जम गया परत, फिर यहाँ पे जम गया, फिर यहाँ पे जम गया। लेकिन यह क्या होता है? यह जहां भी जमता है एक साथ जमता है, लेकिन लगातार एक बराबर नहीं जमता। जब बराबर नहीं जमेगा तो ब्लड तो किसी न किसी तरीके से निकल ही जाएगा। लेकिन जब बराबर इसमें काई की तरह जमा होने लगेगी एक बराबर, तो धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कि यह नलियों को चोक कर देगी। और जब चोक कर देगी तो क्या नहीं हो पाएगा? आपका फ्लो नहीं हो पाएगा, और फिर क्या होगी? हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो कोलेस्ट्रॉल का वांछित वो है स्तर होता है रक्त में, कितना हो? 200 से 240 होता है। 11 नंबर क्या कह रहा है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बोक्सिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइड और थ्रोम्बिन। बताओ क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? ग्यारह का आंसर आता है बी। बी 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 क्या है? बी। तो याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन नहीं, फाइब्रिनोजन को क्या कहता है? जो आपको क्या होता है, जब उसमें बदलने का जो रूप होता है वह आपका कौन करता है? यह थ्रोम्बिन करता है। क्या होता है? यह थ्रोम्बिन जो है वह फाइब्रिनोजन को किसमें बदलता है? फाइब्रिन में बदलने का काम करता है। किसमें बदलने का? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है। अब यह फाइब्रिनोजन होता क्या है? अगर मैं बात करूं तो यह जो है रक्त को जमाने के लिए उपयोगी होता है। क्या? रक्त को जमाने में सहायक होता है। देखो, रक्त को जमाने के लिए फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम, ये सारी चीजें, और इसके साथ ही साथ आपका जो क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या? ये प्रोथ्रोम्बिन
ये क्या होते हैं, यह आपके ब्लड क्लॉटिंग करने में, ब्लड को जमाने के लिए क्या होते हैं, यह सहायक होते हैं। यह रक्त को जमाने या स्कंद करने की क्या होती है, आवश्यक प्रोटीन होते हैं। तो यही फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है, याद रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आपके प्लाज्मा में पाया जाता है और यह ब्लड के स्कंदन या ब्लड को जमाने का काम करता है। सेम यही चीज आपका फाइब्रिनोजन भी है, तो याद रखिएगा। चलो, एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 1.5 लीटर। बताओ क्या होगा। बिल्कुल सर्वेश जी सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऐड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उनके पास आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मैं बता रहा हूं, आप इस नंबर पे 9936687025 पे आप क्या कर सकते हो, आप मैसेज करके बता सकते हो। जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सब क्या हो सकते हैं, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी जानकारी होगी ग्रुप में भी दे दी जाएगी, बाकी नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप सब समझ रहे हैं। तो जो लोग ग्रुप में नहीं है, अगर उनको ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मतलब मैसेज करके डाल सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ठीक है ना, लेकिन मैसेज ही करें। और ग्रुप में कृपया करके जो भी रहेंगे वो अपनी मर्यादाओं का ख्याल करते हुए हमेशा उसी से, मतलब जो आपके क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पूछते और डालते रहेंगे। वहां पे आप ही लोग आपस में क्या, आप क्वेश्चन से ही रिलेटेड चीजें करेंगे, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन के भी डाउट आप अपने में ही क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए, एक सामान्य वयस्क में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 लीटर होता है। कितना होता है, अगर मैं बात करूं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर कितना रक्त होता है, तो रक्त की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, तो रक्त की जो मात्रा होगी वह 5 लीटर होती है। कितनी होती है, 5 लीटर होती है, याद रखिएगा। और रक्त की अगर मैं बात करूं पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। तो यह कैसा होता है, यह क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय। अम्लीय नहीं, यह क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि रक्त की उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति कहां से होती है, अगर यह पूछ ले तो याद रखना मीजोडर्म से होती है। किससे, मीजोडर्म। यह भी अगर डीप पूछेगा तो यह भी पूछ सकता है कि किससे होती है, मीजोडर्म से। यह मीजोडर्म क्या है, आपका एक सेल होता है मीजोडर्म। जब क्या होता है, बच्चा भ्रूण की अवस्था में छोटा रहता है तो उस समय क्या होता है, जैसे कुछ अंगों के निर्माण होते हैं, तो जो कोमल अंग, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण मीजोडर्म से होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये सब होता है। तो याद रखिएगा, तो ये क्या होता है, मीजोडर्म से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो याद आपको समझ में आ गया। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। और ये जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये जो होमोग्लोबिन होता है, इसमें 2 चीज होती है, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम क्या होता है, यह एक प्रकार का रंजक होता है, जो Fe मतलब लोहा होता है, Fe होता है मतलब लोहा होता है, इसलिए क्या आयरन होता है, ठीक। और यही आयरन क्रिया करता है। और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। और यही आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। अगर इसमें मैं बात करूं कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो है 90 से 120 दिन का होता है। यह मरता कहाँ है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो याद रखिएगा इसकी मृत्यु कहाँ होगी, तो याद रखना कहाँ पे होता है, प्लीहा के अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो याद रखना आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, कुछ चीजें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है,
अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, थ्रोम्बोसाइट को भी कहते हैं लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। बताओ क्या होगा थ्रोम्बोसाइट? बताओ थ्रोम्बोसाइट की बात आ रही है कि थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? ठीक, तो याद रखिएगा जो थ्रोम्बोसाइट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। यह क्या काम करता है? यह जो है रक्त का जमाने का क्या करता है? कार्य करता है। अब कहोगे कैसे रक्त का थक्का का कार्य करता है? जब आपको बाहर कट लग जाता है तो कट लगने के बाद जो हल्का सा क्या पीला पीला निकलता है वही होता है प्लेटलेट। और वही क्या करता है, जब कट लगने के बाद आपके बॉडी के बाहर जो है यह ब्लड का क्लॉटिंग करने के काम में आता है। इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण लिम्फ में होता है। लिम्फ के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यह और कहाँ होता है, तो जो येलो अस्थिमज्जा है उसके अंदर होता है। अगर इसके जीवन काल की मैं बात करूं तो ये जीवन काल कितना होता है, तो 7 से 10 दिन इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। अगर बात करें कि यह मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु जो है रक्त के अंदर ही होती है। कहाँ? रक्त के अंदर ही होती है। अगर इसकी मात्रा की बात करें कि इसकी मात्रा जो मतलब कि जो इसकी मात्रा कहने का मतलब इसके जो सेल की संख्या कितनी होती है, तो आपके शरीर में आदमी कहता है ना यह 1 लाख से लेके मतलब 1.5 लाख से लेके कहाँ 3 लाख तक, लेकिन 2.5 से 5 लाख भी आप देखेंगे तो याद रखिएगा कितना, 1.5 से 3 लाख या 2.5 से 5 लाख, कितना 5 लाख तक क्या होती है इनकी संख्या होती है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आप याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक संयोजिक ऊतक है, आमाशय, कार्डियक ऊतक, रक्त, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप सब हमें बताइए, जल्दी से बताइए, हम आ रहे हैं। बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, बताइए। एक रक्त की मात्रा क्या होगी? अच्छा हाँ, वो नहीं यान किए थे ना, तो बताओ क्या कह रहा? कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है। शिथिलन की अवधि कितनी है बताइए आप। शिथिलन का मतलब क्या है? शिथिलन का मतलब क्या है?
शिथिलन हम किसे कहेंगे, शीतलन की अवधि हम किसे कहते हैं? यह चीज इस समय शिथिलित हो रही है। प्रकुंचन को, साइटोसोल को, प्रसारण को, ए और सी दोनों को। तो आ रही होगी हीरालाल जी, सर्वेश जी, जयप्रकाश जी, आवाज आ रही होगी। अब आवाज आप लोगों के पास आ रही होगी। पंद्रह का ए, ममता जी, उमेश जी, मुकेश यादव, सबके क्या हो रहा है? ए आ रहा है ना। तो याद रखना क्या होगा। अगर मैं बात करूं शिथिलन मतलब क्या होगा, शिथिलन जब शिथिल होगा, शिथिल कब होगा? जब वह अपने रिलैक्स फेज में आएगा, और जब रिलैक्स फेज में आएगा तो वह क्या होगा? वह प्रकुंचित होगा, या क्या होगा? प्रसारण होगा उसका। क्या होगा? प्रसारण होगा। मतलब उसके अंदर क्या होगा? फैलाव होगा, या वह क्या होगा? प्रकुंचित होगा। तो क्या होगा? ए और सी दोनों होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों होगा। तो जब भी शिथिलन की बात आएगी, शिथिल मतलब क्या होगा? वह प्रकुंचित होगा, मतलब क्या होगा? फैलेगा, अपनी अवस्था में आएगा, फैलेगा। संकुचित और प्रकुंचित, संकुचित में क्या होगा? वह दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, वह चिपकेगा। और प्रकुंचित मतलब वह फैलेगा, और जब फैलेगा तो उसके अंदर क्या होगा? प्रसारण होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। प्रसारण और प्रकुंचन होगा भैया। जयप्रकाश जी, बाकी जिन लोगों ने आंसर दिया समझिए आप लोग। चलिए, रक्त का पीएच है, रक्त का पीएच मान क्या है? 7.2, 6.5, 8.5, 7.4। बताइए क्या होगा? रक्त का पीएच मान क्या होगा? आप सब बताइए क्या होगा रक्त का पीएच मान? रक्त का पीएच मान क्या होगा? बताइए। तो याद रखिएगा 7.4 कितना होगा? रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4 होता है। और कैसा होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का कार्य अगर पूछ ले तो रक्त क्या करता है? रक्त जो है खनिज लवण को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हर एक सेल तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। चलिए 17 नंबर, यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है, क्या करता है? विवाह करता है, तो परिणाम भ्रूण होगा। परिणाम क्या होगा? भ्रूण होगा। मान लीजिए किसी को भी हम लेते हैं, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा, चाहे उमेश जी को ले लेते हैं, मुकेश जी को लेते हैं, जयप्रकाश जी को लेते हैं, किसी को लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपका क्या हुआ? आपका जो फैक्टर है वो RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है। और आपके घर वाले राजी हुए, भाई शादी होती तो ब्लड ग्रुप चेक करा के होता नहीं है। हाँ, बस गए, चेहरा देखे, हाँ ठीक है, हाँ लड़की पसंद है, ये है, सारी चीजें फिक्स हो गई शादी। अब शादी फिक्स हो गई, अब जो लड़की आई, आपने मान लो कि क्या हुआ, आपने उसका ब्लड ग्रुप बीमार हुई या कुछ हुई तो उसका क्या किया? आपने ब्लड ग्रुप चेक कराया, तो पता चला जो लड़की है वह क्या है? वह RH निगेटिव की है। तो अब आप दोनों का जो बच्चा होगा, मतलब जो संतान हुआ, औरत से विवाह करता है, तो परिणाम भ्रूण, भ्रूण मतलब जो बच्चा होगा आप दोनों का, मतलब जो आपका बालक होगा, उस बालक का क्या होगा? बालक के अंदर जो ब्लड होगा वह क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 17 का ए, सरिता का डी, 17 का ए मुकेश जी। मुकेश जी को देखो पता है, क्योंकि मुकेश जी की मैंने शादी कराई तो मुकेश जी को पता है। 17 का ए, सर्वेश यादव बी, जयप्रकाश जी ए, सरिता बी। याद रखिएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे तो भारी कौन होता है? जो कर्जा लिया रहता है वह मजबूत इंसान होता है, जो कर्जा दिया रहता है। तो जिसके पास कर्जा क्या होता है? दिया रहता है, मतलब ये कर्जयित व्यक्ति है,
इसके ऊपर कर्ज है, ऋण है, तो यह ऋणी व्यक्ति है, तो यह क्या होगा, कमजोर होगा। तो हावी कौन होगा, हागी हमेशा पॉजिटिव वाला होगा, तो याद रखिएगा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा भैया, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन की पहचान करिए। कौन सा है, एस्ट्रोजन है, ग्लूकागॉन है, कैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड हार्मोन है। बताओ रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन की कौन सा है, मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ाने का काम कौन करता है, बताइए आप सब। एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन। बताओ क्या होगा, ग्लूकागॉन, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन, बताइए सब लोग क्या होगा, आप सब बताइए। कभी कभी चलो, अठारह का बी, बिल्कुल ग्लूकागॉन। अब देखो ये ग्लूकागॉन जो होता है कहां से निकलता है, यह ग्लूकागॉन आप में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा को घटाना होगा तो क्या आएगा, इंसुलिन आएगा। और ये इंसुलिन जो होता है यह किस कोशिका से, बीटा कोशिका के। और ये जो ग्लूकागॉन है यह किस कोशिका से, यह अल्फा कोशिका के से। और बॉडी के किस भाग से, तो किससे होता है, जो आपका अग्नाशय होता है, किसके, अग्नाशय। याद रखना पैनक्रियाज, किससे, पैनक्रियाज जो होती है, जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होता है। तो याद रखिएगा जो अल्फा सेल होता है उसी से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, जो आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है, घटा देता है। हाँ समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा यह क्या करता है, यह जो है अल्फा जो होता है यह क्या करता है, यह जो भी निकलता है, मतलब कि जैसे मान लो आपके अंदर है, क्या है आपके अंदर, मान लो कि शर्करा की कमी हो गई, आपको चक्कर आ रहा है, तो जो आपका ग्लूकोज, अब ग्लूकोज बढ़ाता कैसे है, आपके अंदर जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपका ग्लूकोज स्टोर है आपके लीवर में, वही क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जब होती है, उस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में यह ग्लाइकोजन भाग लेता है, और यह ग्लाइकोजन जब भाग लेता है तो वह पुनः आपको क्या दे देता है, वह आपको ग्लूकोज प्रदान कर देता है, और इस तरीके से आपके अंदर बढ़ जाता है। सर्वग्रहित रुधिर का ग्रुप है ए बी और ओ। हीरालाल जी, सोमैटोस्टेनिन का क्या कार्य होता है, सोमैटो, बताओ पहले हमको एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि सोमैटोस्टेनिन उत्पन्न कहां से होता है। ठीक, हीरालाल जी मैं बता रहा हूं, चलिए बता देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं थोड़ी देर पहले, तब तक देखिए क्या होगा। सर्वग्रहिता रुधिर का ग्रुप क्या है, ए बी और ओ। लास्ट में आपका बताएंगे आंसर, चलिए आंसर दीजिए, तब तक क्या होगा बताइए क्या होगा। अब देखो तो क्या होगा, सर्वग्राही कौन होता है, जो सबको ले लेता है, मतलब ए बी होगा। ठीक, तो याद रखिएगा सर्वदाता कौन होता है, तो आपका ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स। बताओ क्या होगा, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए।
बताइए जल्दी से क्या होगा। इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी और प्लेटलेट्स। तो क्या होगा? रक्त सेल की बात कर रहा है, तो रक्त सेल की बात कर रहा है तो एंटीबॉडी तो रक्त सेल है नहीं, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है। अब बताओ कौन सा होगा आपका? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आप सब आंसर देंगे। क्या होगा? 20 का बी, बी 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 क्या होगा? बी 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 20 का क्या होगा? बी होगा, मतलब लिम्फोसाइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, यह लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। जैसे ही आपको यह टी लिम्फोसाइट, मतलब यह टी लिम्फोसाइट कोई भी विषाणु, जीवाणु, वायरस कुछ भी आपके बॉडी में आता है तो यह क्या काम करती है? यह जो है उसको पहचानने का काम करती है और वह उसके खिलाफ क्या होती है? जो बी लिम्फोसाइट होती है वह उसे भक्षण करने का काम करती है। वह तुरंत ही इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाना, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। अरे इरिथ्रोसाइट भैया कौन है? इरिथ्रोसाइट तो आरबीसी हो गई ना, तो याद रखिएगा क्या होगा? लिम्फोसाइट। यहां पे डायरेक्ट आपको डब्ल्यूबीसी न देके उसने लिम्फोसाइट दिया है। यही टी लिम्फोसाइट को एड्स में पूछता है कौन सी कोशिका नष्ट होती है, तो याद रखना यही टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि एड्स में जो भी बीमारी हो जाती है वह जल्दी ठीक नहीं होती और वह क्या होती है? आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वह धीरे धीरे क्षीण होती रहती है। चलो, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को ना, हाँ चलो देखो क्या होगा। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु, उपरोक्त में से। अब देखो रोग जो है वह जीवाणुओं को नाश निम्न में से। अब देखो बिम्बाणु का मतलब क्या होता है आप समझिए। बिम्बाणु का मतलब होता है आपका WBC। क्या होता है आपका? बिम्बाणु का मतलब होता है शायद प्लेटलेट्स होता है क्या? बिम्बाणु, एक तो हिंदी में इतना गंदा नाम होता है समझ में नहीं आता। बिम्बाणु का मतलब शायद WBC ही होगा। मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ बिम्बाणु का नाम क्या होगा इंग्लिश में। किसी को पता है बिम्बाणु को क्या कहते हैं? बिम्बाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोई बता सकता है?
कोई बता सकता है कि बीमाणु को क्या कहते हैं? तो याद रखना बीमाणु को WBC ही कहते हैं। क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। लाल रक्त कणिका RBC होती है। श्वेत रक्त कणिका है ना, सॉरी ये होगा प्लेटलेट्स, बीमाणु मतलब। तो याद रखिएगा, तो क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु, बिम्बाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। अब समझना क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। भैया अब देखो, अब समझ लो कितना कंफ्यूज होता है आदमी। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ना, इसका जब भी आप वो करिएगा तो आप क्या करिएगा, आप जब भी आपके सामने आएगा तो कृपया करके इसका अंग्रेजी देख लीजिएगा। आप लोग इंग्लिश देख लिएगा, हिंदी मत देखिएगा। तो क्या होगा? प्लेटलेट्स ही होगा। बीमाणु का मतलब प्लेटलेट्स, तो इसका हिंदी मत देखिएगा, आप अंग्रेजी देख लीजिएगा, वह ज्यादा सही होगा। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? तो याद रखिएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC बी नंबर होगा। ठीक है ना? चलो 22 नंबर क्या होगा? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं। क्या? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, धमनियां, सिराएं, नलिकाएं और नर्वस। बताओ क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं। हृदय को, अब मैंने बताया था, हृदय को हृदय से, दो वर्ड याद रखिएगा। क्या? एक है हृदय को और दूसरा है हृदय से। हृदय को जो होता है वह कौन होगा? वह होगी शिरा, और हृदय से जो होगा वह होगी धमनी। याद रखिएगा यही दो वर्ड, यही आपका कोड वर्ड है। जो सिराएं होती हैं इसमें कैसा बहता है? अशुद्ध। यह न याद कर पाना तो याद रखना, जिसमें ये वाला है, जिसकी शुरुआत इससे होती है, वह इससे संबंध नहीं रखेगा। भाई भाई में प्यार बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए यह जो है इसी से इसकी भी शुरुआत होती है और इसी से शुद्ध की भी शुरुआत होती है। तो यह दोनों क्या है? दुश्मन है। तो ये दोनों क्या? तो याद रखना यह अशुद्ध हो जाएगा और धमनियों में क्या होगा? याद रखिएगा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, तो रग जो हृदय को रक्त लाती हैं, हृदय को रक्त लाती हैं, वह क्या होगा? वह सिराएं होंगी। क्या होगा? सिराएं होंगी। याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? और रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, और रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें क्या नहीं होता? बताइएगा आप सब। ओ वाले में क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता, या क्या नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होता। बताइए हमको क्या नहीं होता? तो याद रखिएगा, अगर ओ की बात की जाएगी तो ओ वाले में यह सर्वदाता इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको कोई पहचान नहीं पाता और सब इसे अपने घर में क्या दे देते हैं? में आए। क्यों? क्योंकि जो पहचान जाने वाली चीज है, ऐसी चीज जिससे किसी की पहचान होती है, वह इसके पास है ही नहीं। अरे भैया एंटीजन और एंटीबॉडी की सर्वेश जी, अब मैं ट्रिक की इसमें क्या बताऊं? अब ऐसे याद रखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है पहचान करने वाला व्यक्ति, एक होता है बिना पहचान करने वाला व्यक्ति। कोई भी कण पहचाना किससे जाता है? वह अपने किस चीज से पहचाना जाता है? तो याद रखिएगा, वह जो है, जो एंटीबॉडी होती है उससे पहचाना जाता है। अर्थात जब एंटीजन से पहचाना जाता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी जो है अगर पहचान लेता है कि वह मेरा रिश्तेदार नहीं है तो वह उसे भगाने लगता है, मतलब वह उसके खिलाफ क्या कर देगा? एक्शन बनाने लगेगा। तो जब इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, मतलब जैसे कि तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है, तुम जहां जा रहे हो तुम कुछ ऐसे
व्यक्ति हो जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा, सब कह रहे हैं यह मेरा आदमी है, यह मेरा आदमी है, तो वही हाल इसकी है ओ वाली। ओ क्या है, ओ के पास ऐसी कुछ पहचान ही नहीं है कि वो यह कह दे कि मैं तुम्हारे घर का नहीं हूं, या कोई भी पहचान ही नहीं पा रहा है कि उसे भगाएगा। वो सब सोच रहे हैं यह मेरे घर का आदमी है, इसलिए ओ को सब रख लेते हैं। एंटीबॉडी की बात की जाएगी। एंटीबॉडी मतलब कि जब यह क्या करता है, यह किसी चीज को पहचानेगा तो उसके खिलाफ क्या कर देगा, तुरंत ही क्या कर देगा, प्लॉट करना शुरू कर देगा, मतलब उसको भगाना शुरू कर देगा। तो अब देखो ये इसके पास पहचान तो है, पहचान तो है ए बी, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, भगाने वाला कोई सदस्य ही नहीं है भैया इसके पास, मतलब इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं है। जब कोई भगाने वाला सदस्य ही नहीं है, घर खुला पड़ा है, तो कोई भी घर में घुस जाएगा। तो मतलब यह कोई भी ले रहा, चाहे ओ हो, चाहे ए बी हो, चाहे कुछ भी हो, यह सबको अपने अंदर प्रवेश करवा लेता है। उसका घर खुला दरवाजा है, महल है, आओ जाओ घर तुम्हारा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्या कहता है, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। ऐसे याद रखना, एंटीजन जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, जो ब्लड ग्रुप होगा उसी का एंटीजन होगा। इसे ओ ब्लड ग्रुप नहीं बोलते, एक्चुअली में इसे बोलते हैं हम शून्य ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं, शून्य ब्लड ग्रुप बोलते हैं, मतलब ना तो इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं। तो जब शून्य ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी शून्य होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी ये होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ओ है तो कोई होगा ही नहीं। अब एंटीबॉडी की बात करें अगर हम, तो एंटीबॉडी क्या होगा, अगर हमेशा उल्टा होता है, याद रखना हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होगा, देखो ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, ये बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अगर ए बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। सॉरी, एंटीबॉडी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब ए भी है और ए भी है तो ये क्या कहता है, ये कहता है मैं तुमको नहीं रहने दूंगा, ये कहता है मैं तुमको नहीं रहने दूंगा। तो एंटीबॉडी क्या कहता है, मैं रहूंगा ही नहीं, जाओ तुम लोगों के घर में मैं रहूंगा ही नहीं। और जो क्या होता है, ये इसके पास जब कोई है ही नहीं तो ये क्या कहता है, ये कहता है भाई तुम भी रह लो और ये तुम भी रह लो भैया। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। जब कोई पहचान ही नहीं रहा तो वो इसके घर में भी रह रहा है, उसके घर में भी रह रहा है। तो 24 का क्या होगा, किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। तो याद रखना होमोग्लोबिन के कारण। अभी मैंने बताया होमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन से। यह ग्लोबिन क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है, और हिम क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, रंजक है। क्या है, रंजक है। और याद रखना ये जो हिम है यह कैसा रंजक है, यह आयरन है। क्या है, आयरन है। यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन के साथ बांड बना के ऑक्सीजन को आगे ले जाने का काम करता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। और ये तो प्रोटीन है ही आपकी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ही कारण ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन कैरी होता है। और जब उसके अंदर ऑक्सीजन होता है तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जिसके अंदर ऑक्सीजन की रंग की कमी होती है वह बैगनी कलर का ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, वह लाल कलर का नहीं दिखाई देगा। दो नसें दिखाई देती हैं, जिनमें हल्का काला या बैगनी कलर का ब्लड दिखता है वह आपकी क्या होगी, वह आपकी क्या होगी, सिरा होगी। और जिनमें रेड कलर का दिखता है वह आपकी क्या होगी, वह आपकी धमनी होगी। चलो 25 नंबर क्या कहता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। बताओ क्या होगा। बताइए क्या होगा, बताओ। तो अगर मैं बात करूं तो याद रखना बी होगा, फॉलिक एसिड।
क्योंकि फॉलिक एसिड में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आयरन क्या हो, आवश्यक है। ठीक, फैगोसाइट्स एक प्रकार है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बिम्बाणु का, लसिका का। फैगोसाइट, फैगोसाइट मतलब भक्षण वाली जो सेल होती हैं उसकी बात कर रहा है कि फैगोसाइट एक प्रकार की है। आरबीसी का सेल है, डब्ल्यूबीसी का सेल है, बिम्बाणु का है, लसिका का है। किसी भी रोगाणु से लड़ने के लिए कौन सा रोग काम करता है, तो आपका फैगोसाइट। और फैगोसाइट क्या होगा, आपकी जो क्या होगी, डब्ल्यूबीसी होगा। यह डब्ल्यूबीसी का भाग होता है आपकी क्या, आपकी फैगोसाइट सेलें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली रक्त की मात्रा होती है लगभग 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का आंसर आप तब दीजिए। बिल्कुल याद रखिएगा कितना होगा, 5 लीटर। जब आराम की अवस्था में होता है तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का जो क्या होता है, जो हृदय दर होती है वह कितनी होती है, वह आपकी 70 से 72 या 75 तक होती है। लेकिन एक एथलीट की बात की जाए तो एथलीट का जो होता है वह 40 से 45 तक हो सकता है, या 40 से लेके 60 तक हृदय दर होता है। किसकी, एक जो है एथलीट जो, क्योंकि उसकी धड़कन क्या होती है, उसकी धड़कन कम हो जाती है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसका हृदय बड़ा होता है। ये सारी चीजें कल हम क्वेश्चन लाएंगे तो उनमें चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पल्मोनरी सिरा का संचार करती है। पल्मोनरी सिरा का संचार होती है, पल्मोनरी मतलब फुसफुस सिरा किसका संचार कर सकती है, अशुद्ध रक्त हृदय को, शुद्ध रक्त हृदय को, अशुद्ध रक्त हृदय से, शुद्ध रक्त हृदय से। बताओ क्या होगा, पल्मोनरी सिरा क्या होगा। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बी आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। याद रखना बिल्कुल, शुद्ध रक्त काहे कि कहां जाता है, हृदय की ओर जो जाता है, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्याधिक रक्तस्राव हो सकता है। हीमोफीलिया में, अल्प रक्तदाब में, एनीमिया में, धमनी रक्तस्राव में। बताओ क्या होगा। इस समय इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं भैया, क्या बात है, काहे नहीं, बाकी सब लोग कहां चले गए हैं, बाकी सब लोग कहां चले गए। जैसे ही राजस्थान और हरियाणा का पेपर खत्म हुआ बाकी सब लोग गायब हो गए, कहां चले गए भाई, कहां चले गए सब हैं? तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या होगा, रोगी में तनिक से आघात के बाद क्या हो जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, यह एक शाही रोग है, इसे शाही रोग कहते हैं। यह कैसा रोग है, यह आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का
थक्का नहीं जम पाता या नहीं जमता है। इसमें जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो क्या होता है, रक्त जो है वह बहता ही रहता है। ठीक है ना। अच्छा सर्वेश जी, बारात करने बाकी सब गए हैं क्या? हाँ लगन चल रहा है अच्छे से, शादी विवाह भी चल रहा है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के शादी विवाह ठीक है। शादी विवाह तो आप करते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन अगर एक बार एग्जाम से चूक जाएंगे अब तो सिर्फ जिन लोगों का राजस्थान, हरियाणा, एमपी नहीं हुआ है अच्छा पेपर या नहीं होगा, उन्हें उम्मीद है, उनके पास अब भी मौका है यूपी टीजीटी के लिए और डीएसएसबी के लिए तैयारी कर लो। अब भी बारात और वहां मत जाओ। अरे वो जो गुस्सा है ना, उसे गुस्सा रहने दो। अभी मान लो तुम्हारा दोस्त है, शादी में नहीं गए, नाराज हो जाएगा, बिल्कुल नाराज है, उसका नाराज होना जायज है, लेकिन जैसे ही तुम नौकरी पाना एक बड़ा सा गिफ्ट लेके चले जाना और उसकी वाइफ को दे देना, उसकी वाइफ भी खुश हो जाएगी, वह भी खुश हो जाएगी, और जब बीबी खुश हो जाती है तो मियाँ को तो खुश होना ही पड़ता है, बस हो गया। लेकिन अगर नौकरी नहीं पाओगे, आज बारात करते रह जाओगे, तो फिर जिंदगी के लिए जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो इस वजह से बारात जाना बुरा नहीं है, समाज में रहना बुरा नहीं है, लेकिन अपने कामों को छोड़ के, अपना जो मेन अपना लक्ष्य है, उन चीजों को छोड़ के आप दूसरे राह पे भटक रहे हो, ये गलत है। आपको अगर आपके उसमें कोई बाधा बन रहा है तो उसको अभी आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब भी आपके पास मौका है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 4-4, 5-5 वैकेंसी एक साथ आप लोगों को मिल गई। एक में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, पांचवें में कम से कम किसी एक में तो आ जाए। तो उस पे फोकस करो, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिए, अल्प रक्तदाब मतलब कि जब क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है। इनीमिया की बात करें तो जब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी, क्या हीमोग्लोबिन की कमी से इनीमिया हो जाता है, अर्थात रक्त अल्पता से क्या हो जाता है, इनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, बाइकस्पेड वाल्व बीच में स्थित होता है। बाइकस्पेड वाल्व बीच में स्थित होता है। देखो आपके 4 प्रकार के वाल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। ट्राइकस्पेड जो होता है यह किसके बीच होता है, तो ट्राइकस्पेड जो होता है यह दायां आलिंद और दायां निलय के बीच होता है। किसके बीच, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच। बाइकस्पेड की बात करें तो इसे और क्या कहते हैं, इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। यह बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व की बात करें तो यह पल्मोनरी धमनी और किसके बीच होता है, पल्मोनरी धमनी और दायां निलय के बीच। किसके बीच, दायां निलय के बीच होता है। एरोटिक वाल्व के बात करें तो एरोटा और बायां निलय के बीच होता है, बायां निलय के बीच होता है। ये पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व अर्धचंद्राकार में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो बाई मतलब बायां, ऐसे याद रखना, बाई ब से बायां, तो याद रखना बायां आलिंद तथा बायां निलय के बीच में होता है। याद रखना बाइकस्पेड वाल्व। बिल्कुल। चलिए अब आज की क्लास को यहीं पे, कल और अच्छे और नए क्वेश्चन
को लेके हम आएंगे, ठीक है ना। और नए नए क्वेश्चंस के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और पूरा एक्सप्लेन करके कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो कल हम मिलते हैं फिर इसी टाइम पे आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, मेहनत में लगे रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।